दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हम यूपी बोर्ड के भौतिक विज्ञान के 2023 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं और प्रश्न पत्र का जो सेट है वो 346 बीएस है। तो अब हम जो बात करेंगे इसके सेक्शन बी पे बात करेंगे। ये जो प्रश्न है, ये 5 जो प्रश्न है, ये एक नंबर के प्रश्न है। अब हम इन पर बात करेंगे और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 विशेषताएं बताएं। आप लोग जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे उत्पन्न होती हैं। आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी आवेशित कण जो होता है, त्वरित आवेशित कण कहीं गति करता है, त्वरित आवेशित मतलब कण आवेशित भी होना चाहिए, उसके अंदर त्वरण भी होना चाहिए, तो वो हमेशा क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ठीक है, ये आसान परिभाषा है इसकी। अब चूंकि हमें बात करनी है इसकी मुख्य विशेषताओं पर, तो इसकी 2 विशेषताएं। नंबर 1 क्या है कि ये अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती हैं बेटा? अनुप्रस्थ होती हैं। आपने सुना होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 2 तरह की तरंगें होती हैं, तो ये कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और दूसरी बात यह है इनकी, आप जानते हैं कि निर्वात में या वायु में इनकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। और चलो एक विशेषता और हम बता देते हैं। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना माध्यम के भी क्या हो सकती हैं? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम की आवश्यकता के भी ये चल सकती हैं। ठीक है, तो कोई सी हमें तो 2 लिखनी है, तो कोई सी हम 2 लिख लेंगे। ठीक अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 पर जो हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 इसका ये है कि देहली तरंगदैर्घ्य पर बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रकाश गैदों प्रभाव के बारे में सुना होगा। प्रकाश गैदों प्रभाव क्या होता है कि कोई धातु है और धातु के ऊपर जब हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। समझ में आई? मतलब उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें, धातु से क्या होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, उच्च आवृत्ति का होना चाहिए, ना कि कोई हमने साहब टॉर्च डाल दी किसी लोहे की चीज पर तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। समझ में आई? तो अब क्या होता है कि इनकी एक भाई जितनी भी तरंगें होती हैं, जो तरंगें हम गिरा रहे हैं, उनकी 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं, एक आवृत्ति और एक तरंगदैर्घ्य। तो देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? देहली तरंगदैर्घ्य वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है जिसे डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएं। अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है, मतलब उससे ज्यादा तरंग डालेंगे तो उससे कभी भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो जरा एक लाइन में मैं लिखवा भी देता हूं, देखिए आप क्या होती है। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, उत्सर्जित क्या कर सके? करा सके। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य और इसे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा नॉट से। ठीक है, और लैम्डा नॉट से क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। और याद रखना, अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3 क्या है बेटा? उसमें अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक की वैल्यू दे रखी है n = 3/2। अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस को n = 2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डाल दिया। अरे भाई आप लोग जानते हैं, एक यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और कंपटीशनों में भी आता है यूपी बोर्ड के साथ साथ। याद रखना कि कोई लेंस है ये, इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी सपोज करो 3/2 है, और जिस पारदर्शी द्रव में हमने डाला भैया, उस पारदर्शी द्रव का भी अपवर्तनांक 3/2 है। तो याद रखना, जब सेम अपवर्तनांक के द्रव में कोई चीज डुबोई जाती है, मतलब जब कांच का भी अपवर्तनांक वही है और उसका द्रव का भी अपवर्तनांक वही है, ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है, तो वो लेंस अपने आप में एक क्या बन जाता है? एक प्लेट बन जाता है। क्या बन जाता है? समतल प्लेट बन जाता है। और समतल प्लेट बनने का मतलब जानते हैं, समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। और क्षमता कितनी हो जाती है? फोकस दूरी का उल्टा कौन होता है? क्षमता। और अनंत का उल्टा कौन होता है? 0। ठीक है, तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि बराबर वाले में जब डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? ना वो उत्तल लेंस रहता है, ना ही वो अवतल लेंस रहता है, बल्कि क्या बन जाता है? वो एक ग्लास प्लेट बन जाती है, मतलब कांच की एक प्लेट बन जाती है, समतल प्लेट बन जाती है।
और समतल जो चीजें होती हैं उनकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, और क्षमता कितनी होती है, 0। ये बात ध्यान रखना। और हाँ, एक बात और भी मैं बता दूं आपके लिए कि सपोज करो यदि कम कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते, जैसे ये 3/2 है, 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5, और हम डुबोते इसे 3/4 वाले में, कम वाले में डुबो रहे हैं, भाई इसका मतलब 7.5 हो जाए, मतलब और भी कम हो गया ये, इससे 1.5 से कम हो गया, नहीं हो गया। कम वाले में डुबोते हैं तो कम वाले में डुबोने से क्या होता है, कम वाले में डुबोने से हमेशा ध्यान रखना प्रकृति चेंज नहीं रहती है। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही रहेगा डूबने के बाद, परंतु यदि हम ज्यादा वाले में डुबो देते हैं, सपोज करो 3/2 वाला था और हमने इसमें डुबो दिया, कितने में हमने डुबो दिया, हमने इससे ज्यादा वाले में 3 सपोज करो 1 में, मतलब 3 वाले में डुबो दिया, ऐसे मान लो ज्यादा वाले में डुबो दिया, तो इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, उत्तल लेंस अब किसकी तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ, अगला एक क्वेश्चन और बचा। अगला क्वेश्चन है क्या बेटा, 7 और 14 नाविक पर कूलाम आवेश की गणना करो। 7 और 14 नाविक पर कूलाम। भाई एक बात बताओ आप, 7 और 14 का कोई परमाणु है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। भाई जो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से ये घटा के, परमाणु क्रमांक घटा के, ये कितनी होगी, 7। अरे यही दोनों तो नाभिक के अंदर होते हैं, और नाभिक के अंदर भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, वो तो उदासीन होता है, तो आवेश के कारण होता है, प्रोटॉनों के कारण। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन है इसके अंदर, 7। और आप आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, फार्मूला Ne। एन की संख्या मतलब कितने प्रोटॉन है यहाँ पे, 7, और एक प्रोटॉन पे कितना होता है आवेश, 1 × 10 की पावर कितना, -19। तो 7 पर कितना हो जाएगा, 7 × 42 के 2 हाथ से लगे 4, 7 और 4 11, या 16 सत्ते कह दो 112 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और कैसा आवेश होगा ये होगा, ब्रैकेट में लिख देना, धन आवेश। कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, धन आवेश क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अब लास्ट एक हेडिंग आती है एक हेनरी सोई प्रकृति, और हम परिभाषित करते हैं लास्ट जो डाइस का ऑप्शन है, एक हेनरी सोई प्रकृति। देखो ये एक हेनरी सोई प्रकृति भी हो सकता है, या एक हेनरी अननोन प्रकृति भी हो सकता है। ठीक है, अननोन है तो थोड़ा 2 कुंडलियों के बीच में बात करेंगे, और सोई प्रकृति तो केवल एक ही कुंडली के बारे में बात करेंगे। क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला आपने सुना होगा, E बराबर L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ये होता है, मतलब परिमाण के फॉर्म में। वैसे तो इसमें माइनस का चिन्ह होता है, तो यहाँ से यदि L की वैल्यू निकालें तो L बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। इस पूरी को एक ही टर्म मानना है, इसके अपॉन में ले आइए। ठीक है, अब है क्या, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई कुंडली हमारे पास ऐसी है जिसके लिए डेल्टा I अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, 1 है, और उसमें जो विद्युत भागबल उत्पन्न हो रहा है वो भी कितना हो रहा है, 1 वोल्ट। भाई डेल्टा I अपॉन डेल्टा T का मतलब क्या बनेगा, इसका मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर, बटे डेल्टा T का मतलब क्या बनेगा, सेकंड। ठीक, और विद्युत भागबल का मात्रक कौन होता है, वोल्ट। ये इसमें वैल्यू लगाएंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 क्या होएगा, 1 ही तो हेनरी होएगा। तो यहाँ परिभाषा कैसे बना दें इसकी, आप इसकी परिभाषा ये बना सकते हैं, किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन होने पर यदि 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विद्युत भागबल उत्पन्न हो, तो L की जो वैल्यू होगी, मतलब उसका जो स्वीप रेखत होगा, वो 1 हेनरी कहलाएगा। समझ में आई बात, मतलब इस तरह से हम यहाँ चाहें तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, 1 हेनरी स्वीप रेखत वह मान है जो किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा में परिवर्तन करता है। जो किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन करता है,
और 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। बात क्लियर हो गई? मतलब 1 हेनरी सुई परिकत क्या है? 1 हेनरी सुई परिकत का वो मान है, क्या मान है? जो कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा के परिवर्तन करने पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ऐसे ही परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारे सेक्शन समाप्त हुआ।